हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है जी कोड्स इन वीएमसी मशीन। जी कोड्स को हम प्रिपरेटरी फंक्शंस भी कहते हैं या मूव कमांड्स भी कहा जाता है इसे। ये जी कोड्स जो होते हैं हमारे प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। जी कोड्स की मदद से ही हम मशीन के जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एक्सिस हैं, स्लाइड्स हैं या मिलिंग हेड है, उसको मूव करते हैं और सारे कटिंग एक्शन भी हम जी कोड्स की मदद से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं मशीन्स के जो कि हम जी कोड्स की मदद से परफॉर्म करते हैं। तो इन शॉर्ट जी कोड्स जो होते हैं हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो चलिए हम जी कोड्स को आज डिटेल में समझते हैं और हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जी कोड्स फंक्शन करते हैं और कैसे उनको प्रोग्राम में यूज किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने जी कोड्स के पेज की तरफ। तो ये हमारा जी कोड्स हैं जिसे हम प्रिपरेटरी फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जी कोड्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है वन शॉट जी कोड, ये है वन शॉट जी कोड, और एक होता है मॉडल जी कोड। ठीक है, तो हम समझेंगे अभी कि वन शॉट जी कोड और मॉडल जी कोड में क्या फर्क है। उसको समझने के लिए हम एक सैंपल प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ये एक हमारा सैंपल प्रोग्राम है और इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एक प्रोग्राम की लाइन है। ये एक एक लाइन को जोड़ करके हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरा, जो कि काफी लंबा रहता है। और इस प्रोग्राम की एक लाइन को ब्लॉक कहा जाता है। ये जो एक लाइन है प्रोग्राम की, इसे हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो हम सारे ये प्रोग्राम के जो ब्लॉक्स हैं, एक एक ब्लॉक्स को जोड़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वन शॉट जी कोड क्या होता है और मॉडल जी कोड क्या होता है। ठीक है, तो जो वन शॉट जी कोड होता है वो अगर हम इस ब्लॉक में प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए हम उसको इस ब्लॉक में प्रोग्राम करते हैं, इस वाले ब्लॉक में अगर हम वन शॉट जी कोड प्रोग्राम करते हैं तो वो सिर्फ इसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, उसका इफेक्ट इस वाले ब्लॉक में नहीं आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ वन शॉट जी कोड। ठीक है, जैसे ये G28 जो है, G28 है वन शॉट जी कोड, तो इसका जो इफेक्ट है, इस G28 कोड का जो इफेक्ट है सिर्फ इसी ब्लॉक में रहेगा, इस वाले ब्लॉक में उसका इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, और जो मॉडल जी कोड्स होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। कुछ ग्रुप में 3 कोड होते हैं, कुछ ग्रुप में 4 कोड होते हैं, कुछ में सिर्फ 2 कोड ही होते हैं। और मॉडल कोड्स जो है वो हर ग्रुप में से एक टाइम पे एक ही कोड एक्टिव रहता है, और अगर उस ग्रुप में से दूसरा कोई कोड अगर हम प्रोग्राम कर देते हैं तो वो पहला वाला कोड कैंसिल हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारा G0, G01, G02, G03, ये जो 4 कोड हैं ये एक ग्रुप है। ये एक ग्रुप, एक मॉडल कोड्स का एक ग्रुप है। उसी तरीके से G94, G95 ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम में हमने अगर G0 यहां प्रोग्राम कर दिया, अगर हमने यहां G0 प्रोग्राम कर दिया तो अब G0 कोड इस ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, अगले ब्लॉक में भी एक्टिव रहेगा, सारे ब्लॉक्स में एक्टिव रहेगा जब तक कि इसी ग्रुप से कोई दूसरा कोड एनकाउंटर ना होए, दूसरा कोड हम प्रोग्राम ना करें। तो यहां पर अगर हमारा G01 आ गया तो G0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर G03 आ गया तो G01 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों कोड्स हैं एक ग्रुप के, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और प्रोग्राम में हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही कोड एक्टिव रहता है इस ग्रुप में से। ठीक है ना। वैसे ही ये G94, G95 जो ग्रुप है, इसमें से अगर हमने यहां पर इस ब्लॉक में G95 प्रोग्राम कर दिया तो G95 कोड
एक्टिव रहेगा जब तक कि G94 कोड नहीं आ जाता। यहां पर अगर हमने G94 प्रोग्राम किया तो ये G95 कैंसिल हो जाएगा और G94 एक्टिव हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये G0, G01, G02, G03 जो ग्रुप है और ये जो 94, 95 ग्रुप है या जितने भी ग्रुप्स हैं मॉडल कोड में, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने अपने ग्रुप में सिर्फ काम करते हैं और एक दूसरे को अपने अपने ग्रुप में ही कैंसिल करते हैं। इसका मतलब G95 या G94 कोड जो है वो G0 या G01 को कैंसिल नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने ग्रुप में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो ये बेसिक फंडा है हमारा मॉडल कोड्स का। और वन शॉट जी कोड हमने समझ लिया कि वो जिस ब्लॉक में हमने प्रोग्राम किया उसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, अगले ब्लॉक में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अभी अपने जी कोड्स को देखते हैं फिर से। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया व्हाट इज वन शॉट जी कोड एंड व्हाट इज मॉडल जी कोड। ठीक है, तो ये हमारी जो है वीएमसी मशीन में यूज करने वाले जी कोड्स की लिस्ट है। इसमें कई सारे कोड्स हैं, तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे। सबसे जो पहला ग्रुप है इसमें वो है G0, G01, G02, G03। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि इस हर कोड का मीनिंग क्या है और क्या फंक्शन है। ठीक है, G0 जो होता है वो है रैपिड पोजीशनिंग। G0 इज रैपिड पोजीशनिंग और रैपिड ट्रैवर्स। इसका मतलब क्या होता है, G0 कोड से हम टेबल को, हमारी मिलिंग मशीन की या वीएमसी की टेबल को हम रैपिड में मूव करते हैं और मिलिंग हेड को भी हम ऊपर नीचे रैपिड में मूव करते हैं। मतलब इस कोड के साथ में हम कटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट को या टूल को पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है G01 लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होता है, हम टेबल को मूव करते हैं या मिलिंग हेड को मूव करते हैं और ये जो मूवमेंट होती है सिर्फ एक लाइन में होती है और इस मूवमेंट के वक्त एक्चुअल मेटल कटिंग होती है। तो इस वक्त हमें इस G01 कोड के साथ में हमको फीड प्रोग्राम करना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम फीड प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमको अलार्म आ जाएगा मशीन में। ठीक है, और G01 से हम जो कटिंग करते हैं सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, या तो हम उसको एक्स एक्सिस में काट सकते हैं या वाई एक्सिस में काट सकते हैं, या हम ऐसा एंगल पे भी कट कर सकते हैं जिसमें कि एक्स और वाई दोनों मूव होए, या जेड एक्सिस में हम होल वगैरह ड्रिलिंग करते हैं, वो भी हम G01 से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमको ये फीड प्रोग्राम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम फीड प्रोग्राम नहीं करेंगे G01 कोड के साथ में तो अलार्म आ जाता है मशीन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इंटरपोलेशन G01। उसके बाद में आ जाता है G02 और G03। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन। G02 जो रहता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज रहता है, G03 जो रहता है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज रहता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो G02 कमांड हम कब देते हैं, जब हमारा टूल क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए यहां पर हमने ए पॉइंट पे टूल पहले हमने पोजीशन किया, ए से बी पॉइंट जो गया, ए से बी जब गया वो G01 में गया, ये G01 में गया, यानी कि दिस इज ए से बी जो है वो लीनियर इंटरपोलेशन है। अब बी से सी जो टूल जा रहा है, ये हमारा इस ब्लॉक में टूल जो है बी से सी जा रहा है। ठीक है, बी से सी जा रहा है, तो ये हमारा मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने यहां पर G02 प्रोग्राम किया हुआ है। यहां पर ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां दिए हैं और यहां पर हमने यहां पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और यहां पर हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो ये इस ब्लॉक में जो मूवमेंट हो रही है बी से सी हो रही है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है और इसको हमने G02 से प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, यहां पर हमने फीड भी प्रोग्राम किया हुआ है और फीड के साथ साथ में हमने रेडियस भी प्रोग्राम किया हुआ है। जब हम G02 या G03 यूज करते हैं तो रेडियस देना भी कंपलसरी हो जाता है, उसके बिना हमें अलार्म, मशीन में अलार्म आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं G03 में क्या होगा, अगर हम ये जो इंटरपोलेशन हमने यहाँ पे पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ किया तो G02 में हो गया। अगर हम इसकी मूवमेंट, टूल की मूवमेंट सी से बी की तरफ करते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगी हमारी G03 में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस केस में हमको G03 प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला कोड आ जाता है G04, जो कि एक वन शॉट जी कोड है। मतलब ये जिस ब्लॉक में हम प्रोग्राम करेंगे सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, उसके अगले ब्लॉक में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। G04 जो कोड है वो डुअल प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रोग्राम के बीच में कहीं पे मशीन को रुकाना चाहते हैं तो हम ये डुअल प्रोग्राम कर देते हैं G04X2.0। इससे क्या होता है कि मशीन 2 सेकंड के लिए रुक जाती है। तो जहां पे हमने ये G04X2 प्रोग्राम किया है उसके बाद वाला जो ब्लॉक है मशीन 2 सेकंड रुक के रीड करती है और 2 सेकंड के बाद ही उसको रीड करके एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। यहां पर X जो है वो टाइम है। G04 के साथ में अगर हम X प्रोग्राम करते हैं तो वो टाइम हो जाता है इन सेकेंड्स, और अगर हमको ये टाइम मिली सेकेंड से प्रोग्राम करना है तो हम P प्रोग्राम करते हैं। G04P300 मतलब G04 डुअल रहेगा, P मतलब मिली सेकेंड्स, तो ये 300 मिली सेकेंड्स के लिए हमारी मशीन रुक जाएगी और उसके बाद फिर अगला ब्लॉक पढ़ के उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कोड आ जाता है G16। अब G16 और G15 एक ग्रुप है। G16 एंड G15 ये एक ग्रुप है, मॉडल कोड्स हैं ये। तो दोनों में से कोई एक कोड एक्टिव रहेगा। G16 प्रोग्राम करेंगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 प्रोग्राम करेंगे तो 16 कैंसिल हो जाएगा। और G16 हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट करने के लिए। देखिए ये हमारा जो सिस्टम है ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हमको इस पॉइंट पे ड्रिलिंग करनी है या इस पॉइंट पे टूल लेके आना है तो हमको ये डिस्टेंस लगता है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस 30 मिलीमीटर है, ये डिस्टेंस 40 मिलीमीटर है। तो हम इस केस में x 30.0 y 40.0 प्रोग्राम करेंगे तो हमारा टूल इस पॉइंट पे आ जाएगा और यहां पर हम ड्रिलिंग या जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हमको इस पॉइंट पे ड्रिलिंग करनी है या कोई भी ऑपरेशन मिलिंग का प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो हमको ये ओरिजिन से हमको ये डिस्टेंस दिया रहता है, रेडियल डिस्टेंस दिया रहता है और इसके साथ में ये एंगल दिया होता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस 50 है और ये एंगल 45 डिग्रीज है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या प्रोग्राम करेंगे, x 50.0 एंड y 45.0, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम ये इस तरीके से इसको प्रोग्राम करेंगे। यहां पर x जो होता है ये पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस हो जाता है और y जो होता है वो ये एंगल हो जाता है, ठीक है। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्टिव करने के लिए हम G16 कमांड्स का यूज करते हैं। अगर हम G16 कमांड एक्टिवेट प्रोग्राम में डाल देते हैं तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्टिव हो जाते हैं, और अगर हम G15 डाल देते हैं तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स कैंसिल हो जाते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है G17, G18, G19। ये जो है हमारा प्लेन सिलेक्शन का कोड है। हमारे पास 3 एक्सेस हैं तो 3 प्लेन्स भी हैं। जब हम XY प्लेन में काम करते हैं तब हम G17 कोड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम YZ एक्जेक्ट प्लेन में काम कर रहे हैं तो हम G18 कोड यूज करेंगे। YZ प्लेन में अगर हमें काम करना है तो हम G19 कोड सेलेक्ट करते हैं या G19 कोड प्रोग्राम करते हैं।
जनरली हमारे वीएमसी मशीन में हम ज़्यादा जो काम करते हैं वो एक्स वाई प्लेन में करते हैं, तो हमारा जो मेन कोड रहता है वो G17 ही रहता है, G17 ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें एक्जेड प्लेन में काम करना है तो हम 18 यूज़ कर सकते हैं, वाईजेड प्लेन में काम करना है तो हम 19 कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है G20, G21, ये एक ग्रुप है। यहां भी ये 17, 18, 19 एक ग्रुप है, तो तीनों में से कोई भी एक कोड एक्टिव रहेगा। और अगर हमने G17 एक्टिव प्रोग्राम कर दिया है, G17 एक्टिव है, तो जैसे ही हम G18 प्रोग्राम करेंगे G17 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां भी G20, 21 में से कोई एक कोड एक्टिव रहेगा। जब हम 20 प्रोग्राम करेंगे तो 21 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम G21 प्रोग्राम करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा। G20 हम यूज करते हैं इंचेस के लिए, G21 यूज करते हैं हम मिलीमीटर्स में प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला कोड है हमारा G28। G28 जो है वो है रिटर्न टू होम पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन। जनरली हम मशीन को रेफरेंस मोड में डाल करके जेड एक्सिस को और एक्स वाई एक्सिस को रेफरेंस करते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, जब हमारा मशीन ऑटोमेटिक मोड में चलता है और उस वक्त अगर हमको मशीन को रेफरेंस पॉइंट पे ले जाना है तो हमको ये G28 कोड की मदद से रेफरेंस करना होता है। तो G28 कोड हम प्रोग्राम करते हैं। G28 के साथ में हम डालते हैं G91 Z0। इस ब्लॉक से हमारा Z एक्सेस रेफरेंस हो जाता है और हम G28 G91 X0 Y0 देते हैं तो हमारा X और Y एक्सेस रेफरेंस हो जाता है या होम पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, ये भी एक G28 जो है एक वन शॉट जी कोड है। जिस ब्लॉक में हम प्रोग्राम करेंगे उसी ब्लॉक में एक्टिव रहेगा, अगले ब्लॉक में इसका इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है G40, 41 और 42। ये जो है हमारा कटर रेडियस कॉम्पनसेशन के कोड्स हैं 40, 41, 42। इससे हम कटर की रेडियस को कॉम्पनसेट करते हैं। इसे हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर हमें इस प्लेट के चारों बाजू काटना है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा X0 Y0 है। अगर हम प्रोग्राम करेंगे G0 X0 Y0 तो हमारा कटर इस पोजीशन में आ जाएगा। और जब हम इस A पॉइंट से B पॉइंट पे काटेंगे तो हमें काटना इस लाइन पे है और हमारी कटिंग हो जाएगी इस लाइन पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम कॉम्पनसेशन प्रोग्राम करते हैं, G41 या 42 प्रोग्राम करते हैं। G41 से हमारा टूल लेफ्ट में शिफ्ट होता है, 42 से हमारा टूल राइट में शिफ्ट होता है और 40 से हमारा कॉम्पनसेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को मैंने एक अलग वीडियो में बनाया हुआ है जिसकी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इस टॉपिक को डिटेल में उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है अगला ग्रुप जो है 43, 44 एंड 49। इस चीज को हमको समझना है, जो हमारे टूल्स होते हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ टूल हमारे होते हैं, ये हमारा मिलिंग हेड है, ये हमारा मिलिंग हेड आ गया। तो कुछ टूल की लंबाई इतनी है, कुछ टूल हमारे ज़्यादा लंबे होते हैं। मान लीजिए ड्रिल है तो ज़्यादा लंबा है,
कुछ रीमर है और लंबा रहेगा। इस तरीके से हमारे अलग अलग टूल्स की हाइट या लेंथ अलग अलग होती है। और ये हमारा कंपोनेंट इधर है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर ये हाइट को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो हमारा ये जो लंबा वाला टूल है वो आके कंपोनेंट को डैश कर देगा। तो इसीलिए हम इन टूल्स की लेंथ जो है टूल ऑफसेट पेज में हम इनपुट करते हैं या ऑफसेट जेड ऑफसेट लेते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से वो रहता है। ये हमारा जेड ऑफसेट का पेज है। तो हर टूल की लेंथ जो है हम उस टूल के नंबर के सामने हम डाल देते हैं। जैसे टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 2 है, टूल नंबर 3 है। तो हर टूल की लेंथ इस चार्ट में रहती है। इसे हम मशीन पे जेड ऑफसेट लेते हैं। उस वक्त हमें वो मशीन पे एक प्रोसेस होता है जेड ऑफसेट लेने का, और उस प्रोसेस से हमारी टूल की जो लेंथ है वो इस ऑफसेट पेज में आ जाती है। साथ में हम ये रेडियस भी फीड कर देते हैं हर एक टूल की, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमने टूल के जेड ऑफसेट्स ले लिए, मतलब टूल की जो लेंथ है, हर एक टूल की लेंथ है वो हमारे मशीन के ऑफसेट पेज में आ गई। अब वो ऑफसेट पेज एक्टिव कब होता है, जब हम ये कोड प्रोग्राम करते हैं, G43 या G44 कोड हम प्रोग्राम करते हैं, तब जाकर के वो ऑफसेट पेज वहां एक्टिव होता है और मशीन वहां से वैल्यू को लेकर के टूल को बराबर ये Z0 पे लेकर आती है। ये हमारा Z0.0 है, यहां पर मशीन लेके आती है। तो G43 कोड जनरली यूज होता है। 44 कोड जो है वो कभी यूज नहीं होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता, हम इमेजिन कर, उस केस में क्या रहता है, थियोरेटिकली हमारा टूल जो होता है इतना लंबा होता है कि वो Z0 के नीचे आ जाए। मतलब कोई टूल अगर हमारे पास है जिसकी लंबाई ये Z0 से नीचे आ जाती है, उस केस में हम G44 यूज करते हैं। बट प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली G44 हमारे पास अवेलेबल रहता है यूज करने के लिए। अदरवाइज हमको प्रैक्टिकली इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ 43 ही यूज करना होता है। और 49 कोड से हमारा 43 कैंसिल हो जाता है और हमारा मिली हेड जो है वापस रेफरेंस पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है G54 to 59 वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। G54 इसे हम समझेंगे, इससे 54 से 59 जो है हमारे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं। मतलब जो हम वर्क के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, हम जो कॉर्नर ऑफसेट लेते हैं किसी भी कंपोनेंट का या सेंटर ऑफसेट लेते हैं, वो जो सारे ऑफसेट्स होते हैं हमारे वर्क कोऑर्डिनेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। और हमारे पास ये मशीन में फैसिलिटी रहती है कि हम एक से ज़्यादा जॉब लगा सकते हैं। टेबल हमारे पास बहुत बड़ी रहती है, हम टेबल पे 8 से 10 जॉब भी लगा सकते हैं या 20 जॉब भी लगा सकते हैं। और हर एक का जो कॉर्नर ऑफसेट है, हर एक कॉर्नर की वैल्यू है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होती है। तो 54 में हम मान लीजिए हम 6 जॉब लगा रहे हैं, तो 54 में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 55 में दूसरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 56 में तीसरी हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग कोड में अलग अलग वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास 54.1 भी रहता है, G54.1, जिसमें कि कई सारी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, वो हम देखते हैं यहां पर। ये P001 है, G50, एक सेकेंड, ये हम पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा G54 ऑफसेट हम इसमें ले लेते हैं। G54001 में हम अपना ऑफसेट लेते हैं पहले कंपोनेंट का, 55 में हम दूसरा ले सकते हैं, 56 में तीसरा। इस तरीके से हम 59, मतलब कम से कम 6 कंपोनेंट्स का यहाँ पर ऑफसेट ले सकते हैं। अगर हमारे मशीन पे हमको 6 से ज़्यादा कंपोनेंट लगाने हैं तो हम
इस चार्ट का यूज करते हैं, ये हमारे पास 54.1 जो है, इसमें पोजीशन 1 2 3 4 इस तरीके से कम 120 पोजीशंस होती हैं। मतलब हम कम से कम 120 जॉब्स मशीन पे और लगा करके उनका कॉर्नर ऑफसेट ले सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली हमें उतने जॉब्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये कंसेप्ट है जी वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और G54 से लेकर के 59 और G54.1 में P001 से लेकर के P120 तक पोजीशंस रहती हैं। तो इतने सारे जॉब्स हमारे पास लगाने का प्रोविजन रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा G52 लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये हमारी प्लेट है, इसमें हमने इस पॉइंट पे हमने अपना ऑफसेट ले लिया है x0 y0, मतलब हमारी ओरिजिन यहां पर है। अब अगर हमको ये एक और ये दो होल ड्रिल करने हैं जो कि एक पीसीडी पे हैं, जो कि इस सेंटर के रेफरेंस से करने हैं, और ये जो सेंटर है उसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से। ये हमारी जो एक्चुअल ओरिजिन है यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस ओरिजिन को हम टेम्पररी यहां पर शिफ्ट करते हैं। होल्स ड्रिल होने के बाद में हम इस ओरिजिन को वापस यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है। उसके लिए हम G52 कोड का इस्तेमाल करते हैं, G52 यानी कि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, G52 X25 Y25 हम प्रोग्राम करेंगे। ये डिस्टेंस 25 mm है, ये 25 mm है, तो हम इसको जब हम G52 X25 Y25 प्रोग्राम करते हैं तो हमारी ओरिजिन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। जब हमारे होल्स की ड्रिलिंग हो जाती है उसके बाद में हम इसको प्रोग्राम करेंगे G52 X0 Y0, तो ओरिजिन हमारी फिर से अपनी पहली वाली जगह पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में जाता है हमारा मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग। 53 से क्या होता है, हमारा 54 55 अगर सब कैंसिल हो जाते हैं और हमारा जो मशीन का जो जीरो होता है, जेड एक्सेस का जीरो और एक्स वाई एक्सेस का जीरो, वो एक्टिव हो जाता है और उस जीरो के रेफरेंस से हम मशीन को कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस G53 कोड, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है G90 G91 एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल मोड। एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल मोड, अब इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट मोड में जो भी मूवमेंट होती है हमारे टूल की या टेबल की, वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होती है, और 91 कोड में टूल जिस पोजीशन पे रहता है उससे आगे उसकी मूवमेंट होती है। इसको हम यहां समझते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, ये हमारी प्लेट है। ये प्लेट में हमने इधर ऑफसेट ले लिया x0 y0। अब हमको इसमें 1 2 3 होल करने हैं और हमको डिस्टेंस होल के दिए हुए हैं ये मान लीजिए 10 दिया हुआ है पहले होल का डिस्टेंस, दूसरे का भी 10 दिया हुआ है और तीसरे का दिया हुआ है 20 एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में डिस्टेंस हमको दिया हुआ है ये 10 5 और 10, ठीक है। तो जब हम G90 प्रोग्राम करेंगे,
जब हम G90 प्रोग्राम करेंगे तो ये जो पहला होल है, ये दूसरा होल है, ये तीसरा होल है, तो हम फर्स्ट होल पे जाएंगे। अगर हम प्रोग्राम करते हैं X10 Y10, ये X10 इधर और ये Y10, तो हमारा टूल पहले होल पे चला जाएगा। इस तरीके से हम जब X20 प्रोग्राम करेंगे, Y15 प्रोग्राम करेंगे तो सेकेंड होल पे जाएगा। X हमने प्रोग्राम किया 10, 10, 20 और 20, 40 और Y25, तो हमारा टूल तीसरे होल पे चला जाएगा। ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो सारा कैलकुलेशन हो रहा है ये ओरिजिन से हो रहा है। ठीक है, अगर हम G91 यूज करेंगे तो G91 में क्या होता है, G91 हम अगर यूज कर रहे हैं, यहां पर देखिए इधर हम G91 में क्या होएगा, टूल को हम पहले X0 Y0 पे पोजीशन कर देंगे। उसके बाद में पहले पॉइंट के लिए हम क्या देंगे, X10 Y10। अब टूल यहां एक फर्स्ट होल पे आ गया। अब फर्स्ट होल से सेकंड होल जाने के लिए हम उसको क्या देंगे, जो फर्स्ट होल से सेकंड होल का डिस्टेंस है X और Y में। अब X में डिस्टेंस है यहां पर X10, Y में डिस्टेंस है 5, तो हम यहां पे Y5 देंगे, तो ये हमारा सेकंड होल पे जाएगा। अब थर्ड होल पे, सेकंड होल पे टूल आ गया। अब उसको थर्ड होल पे ले जाने के लिए क्या डिस्टेंस है हमारा, सेकंड होल से थर्ड होल का जो डिस्टेंस है वो हम देंगे। तो यहां पे हमारा आ जाएगा X20, सेकंड से थर्ड का सेकंड होल से थर्ड होल का डिस्टेंस X में 20 है और Y में 10 है, तो Y10 हम दे देंगे, तो हमारा टूल जो है थर्ड होल पे चला जाएगा। तो 90 में क्या होता है, सारी मेजरमेंट्स होती हैं ओरिजिन से, और 91 में टूल जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है उससे आगे मूव करता है जितना हम वैल्यू कमांड करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड हो गया। उसके बाद में हमारा आता है फीड पर मिनट और फीड पर रिवोल्यूशन। G94 जो है वो फीड पर मिनट है और 95 जो है वो फीड पर रिवोल्यूशन है। इसका मतलब अगर हम G94 प्रोग्राम करेंगे, मान लीजिए हमने फीड दे दिया 200, तो हम और हमने साथ में प्रोग्राम कर दिया G94, तो इस केस में क्या होएगा, हमारी टेबल या मिलिंग हेड जो मूव करेगा वो 200 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से मूव करेगा, और स्पिंडल की स्पीड कितनी भी हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमने अगर G95 प्रोग्राम किया, साथ में हमने फीड दे दी मान लीजिए 0.3, अब क्या होगा, 95 में जो होगा ये फीड मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में आ जाएगी। इसका मतलब अगर स्पिंडल एक रिवोल्यूशन जब चलेगा तो ये फीड हमारी टेबल की 0.3 मिलीमीटर होगी। तो यहां पर फीड जो है वो डिपेंड करती है हमारे स्पिंडल के रिवोल्यूशन पर, और 94 में फीड जो है वो स्पिंडल के रिवोल्यूशन में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। 95 जनरली हम लोग टैपिंग के लिए यूज करते हैं, जहां पर हमारा आरपीएम और फीड दोनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस केस में हम जितनी हमारे थ्रेड की पिच होती है या टैप की जो पिच होती है उतनी ही फीड हम प्रोग्राम करते हैं और G95 कोड का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमको फीड मिलीमीटर पर मिनट और मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में जो हमारी फीड दी हुई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिवोल्यूशन पर मिनट से। ठीक है, जो हमारे पास मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में फीड दी हुई है, मान लीजिए 0.3 की फीड हमारे पास दी हुई है, 0.3 की फीड हमारी है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में, और हमारा आरपीएम मशीन का अगर 1000 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फीड जो आ जाती है वो आ जाएगी 300 मिलीमीटर पर मिनट। तो इस तरीके से हम फीड को
कन्वर्ट भी कर सकते हैं मिलीमीटर पर मिनट से मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में, या मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन से मिलीमीटर पर मिनट में। उसका फॉर्मूला यही है, मिलीमीटर पर मिनट पर रिवोल्यूशन में जो फीड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है हमको आरपीएम से, तो हमको फीड जो मिलती है वो मिलीमीटर पर मिनट में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आखिरी जो ग्रुप है वो है 98 और 99, G98 G99। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कोड जो हम जनरली यूज करते हैं, हम जो हमारे कैन साइकिल्स हैं ड्रिलिंग के, टैपिंग के, बोरिंग के, उसी में ये कोड यूज होता है। उसमें क्या होता है, ये जो हम उसमें हम एक हमारा आरपीएन हम डिसाइड करते हैं। उस साइकिल में हम एक आरपीएन बनाते हैं, ये आरपीएन हो गया। और ये जो हमारा आता है, ये जो कंपोनेंट का टॉप फेस आता है, ये Z0 आ गया। अब आर प्लेन जो होता है या रिट्रैक्शन प्लेन जिसे कहा जाता है, वो रिट्रैक्शन प्लेन 2 से 3 मिलीमीटर ऊपर रहता है Z0 से। तो ये हमारा रिट्रैक्शन प्लेन है, ये हमारा Z0 है। और ये जो पोजीशन है हमारे टूल की, ये जो पोजीशन टूल की रहती है साइकिल स्टार्ट होने से पहले, उसे कहा जाता है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये 1 जो पोजीशन दिखाई हुई है ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। तो जब हम ड्रिलिंग साइकिल या टैपिंग साइकिल यूज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ड्रिलिंग के बाद में हम चाहते हैं कि टूल रिट्रैक्शन प्लेन पे जाए, और कई बार हम चाहते हैं कि टूल रिट्रैक्शन प्लेन पे ना जाते हुए अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाए। तो उस केस में हम ये कोड्स इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए हम ये कोड्स इस्तेमाल करते हैं। G98 कोड अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो हमारा जो टूल है वो ड्रिल करने के बाद या टैप करने के बाद वो इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है। अगर हम G99 कोड इस्तेमाल करेंगे तो टूल जो है ड्रिलिंग या टैपिंग करने के बाद में रिट्रैक्शन प्लेन पे जाता है, ये आर प्लेन पे चला जाता है, और फिर वो अगले होल पे जाता है। ठीक है, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम इन कोड्स को प्रोग्राम करते हैं। हालांकि G98 कोड जो है वो डिफॉल्ट कोड है। अगर हम कैन साइकिल में कोई भी कोड प्रोग्राम नहीं करते तो G98 कोड ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है, और हर होल के बाद में हमारा टूल जो है इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है। और अगर हम G99 प्रोग्राम करते हैं तो हमारा टूल हर होल को ड्रिल करने के बाद में रिट्रैक्शन प्लेन पे जाता है और फिर अगले होल पे चला जाता है। तो ये फर्क है G98 और G99 में। तो हमारा ये अभी VMC मशीन के जी कोड्स हमने खत्म कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे जी कोड समझ में आए होंगे। अगर कुछ आपको इसमें कंफ्यूजन लगता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें कि हमारे टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको हम अपनी तरफ से सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।